हेलो गाइस। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था? लास्ट एप्लीकेशन थी गॉस लॉ की, जो कि हमने निकाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ थिन स्फेरिकल शेल। और कैपेसिटेंस शुरू करने से पहले हमारे पास कुछ टॉपिक है, जैसे कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, और फ्री और बाउंड चार्जेस क्या होते हैं, या फिर प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, या बिहेवियर कैसा होता है कंडक्टर्स का जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे होते हैं। तो कुछ उससे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, वो भी करेंगे। उसके बाद कैपेसिटेंस करेंगे। तो देखो यार, जो डेफिनेशंस है मैं वो फटाफट से तुम्हें ब्रीफ कर दूंगी, और जो प्रॉपर्टीज आएगी वो हम डिटेल में पढ़ लेंगे एक बार। तो देखो, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की बात कर रहे हैं। कंडक्टर्स क्या होते हैं और इंसुलेटर्स क्या होते हैं, हम ये देखने वाले हैं। तो कंडक्टर्स तुम्हें पता ही है यार, कंडक्टर्स वो होते हैं, वो ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि अलाउ करते हैं फिजिकल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू देम व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, जब अप्लाई कर दे तो वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक चार्जेस को फ्लो करा सकते हैं। तो इतना तो समझ में आ गया होगा। जो भी अपने अंदर से चार्ज को जो है पास करने में या अलाउ कर देता है अपने मूवमेंट को उन चार्जेस की, और कब अलाउ करता है, जब कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है हमने, तो वो जो है कंडक्टर्स होते हैं। और इसका एग्जाम्पल भी देख सकते हो तुम। एग्जाम्पल हमें पता ही है वैसे, जैसे कि कॉपर हो गया, ठीक है, या फिर सिल्वर हो गया, ग्रेफाइट हो गया, बहुत सारी। ह्यूमन बॉडी खुद एक कंडक्टर है, ठीक है, हमें करंट लगता है ना, तो ह्यूमन बॉडी भी एक कंडक्टर है। एसिड्स हो गए, अल्कलीज हो गए, एक्सेट्रा। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं कंडक्टर्स के। तो देखो यार, इंसुलेटर्स की डेफिनेशन क्या कहती है, बिल्कुल इससे अपोजिट है कि विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक चार्जेस टू फ्लो थ्रू देम व्हेन दे आर केप्ट इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम उन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख भी देंगे तो भी उनमें से कोई चार्ज पास नहीं होगा, ठीक है, कोई इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो नहीं करेगा। वो इंसुलेटर्स होते हैं। और फॉर एग्जाम्पल वुड हो गया, ग्लास हो गया, माइका हो गया, एक्सेट्रा हो गया। तो अब माइका जो है वो होता है कि जो स्विच बोर्ड्स का जो मटेरियल होता है, बेसिकली वो माइका ही होता है। तो वो माइका कभी देखा हो तो हमें उसको छू के कभी इलेक्ट्रिक करंट नहीं लगता है, क्योंकि वो ऐसे स्पेशल मटेरियल लगाया जाता है माइका की, जिससे हमें इलेक्ट्रिक करंट ना लगे, ठीक है। तो ये होगी इंसुलेटर्स की डेफिनेशन। तो देखो यार, नेक्स्ट है हमारे पास फ्री एंड बाउंड चार्जेस। इसके बारे में कुछ ज्यादा डिटेल में नहीं है, पर मैं तुम्हें थोड़ा बता देती हूँ फ्री और बाउंड चार्जेस से हमारा मतलब क्या है। तो पहले तो यह है कि द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। जो हम कह रहे हैं कि कंडक्टर्स इंसुलेटर्स में डिफरेंस होता है, या किन किन बेसिस पे हम उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो एक और डिफरेंशिएशन का पॉइंट है, तो हम उनको समझ सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्री एंड बाउंड चार्जेस। तो इसका क्या मतलब है, जैसे कि एक मेटेलिक कंडक्टर है, ठीक है ना, एक कंडक्टर है, मेटेलिक कंडक्टर है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सिंस मेटल कंडक्टर है, ठीक है, और बहुत सारे एटम से मिलकर बना होगा, और एटम्स का स्ट्रक्चर हमें पता है, ये बीच में न्यूक्लियस होता है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सराउंडेड होते हैं। तो क्या होता है, द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द आउटर शेल्स ऑफ एटम्स, जो आउटर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे आर लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस, ठीक है, ये तो हमें पता ही है। तो ये इजिली डिटैच हो जाते हैं फ्रॉम द एटम्स, ठीक है, ये पूरे एटम में से इजिली डिटैच हो जाएगा एंड फ्रीली मूव करेगा। अब सिंस देखो यार, ये कोई मेटल है, ठीक है, ये पूरा एक मेटल है। ये अभी तो मैंने बहुत एनलार्ज फॉर्म में दिखाया है न्यूक्लियस, मतलब एक एटम। ऐसे बहुत से एटम होंगे इसके अंदर, इस मेटल के अंदर। तो ये इलेक्ट्रॉन सिंस लूजली बाउंड होते हैं इस न्यूक्लियस से, तो ये इजिली डिटैच हो जाते हैं और फिर ये फ्रीली मूव करने लग जाते हैं इनसाइड द मेटल, ठीक है। जो भी बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ऐसे बहुत सारे एटम्स के बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव करने लग जाएंगे फ्रीली। तो कब करेंगे फ्रीली मूव, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हम लगाएंगे। तो ऐसे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो फ्रीली मूव कर रहे होंगे ऑलरेडी, तो जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, सपोज अपने इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल लगाया, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होती है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट जाएंगे, ठीक है ना। उनकी मूवमेंट जो होगी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की मूवमेंट प्लस से नेगेटिव होती है, तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होगी, क्योंकि हमें पता ही है बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन होती है, और करंट की डायरेक्शन से हमेशा अपोजिट चलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हमेशा अपोजिट होता है। तो सच जो हमारे चार्जेस हैं, इनको फ्री चार्जेस बोलते हैं, ठीक है। ये तो बात समझ में आ गई, क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि लूजली बाउंड होते हैं। तो और एक और बात है, जो बाउंड चार्जेस होंगे वो क्या होंगे, जो पॉजिटिव आयंस हैं एटम के अंदर, हमें पता है प्रोटॉन्स भी होते हैं, वो भी चार्ज ही होते हैं। और या फिर ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो कि बहुत क्लोजली पैक्ड, उसके नजदीक हैं, तो वो जो है फ्री तो नहीं है, वो बाउंड है एक न्यूक्लियस के साथ। तो वो जो एटम्स हैं, वो जो प्रोटॉन्स हैं, या फिर जो पॉजिटिव आयंस हैं ऑफ द न्यूक्लियाई,
और वो फिक्स पोजीशन पे रहते हैं, ठीक है, वो हिल नहीं सकते, इनर शेल्स में है। तो ऐसे इमोबाइल चार्जेस को हम बाउंड चार्जेस बोलते हैं, और जो फ्री होते हैं इलेक्ट्रॉन्स हम उनको फ्री चार्जेस बोलते हैं, जो कि मूवमेंट करते हैं इन अपोजिट डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये था फ्री और बाउंड चार्जेस से रिलेटेड कुछ चीज तुम्हारे को बताने के लिए। तो देखो यार, यहां से हमारा मेन टॉपिक शुरू होता है कि बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स, कि कंडक्टर्स कैसा बिहेव करेंगे जब उनको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में रखेंगे। जैसे कि हमारे पास पहला पॉइंट है कि नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो, इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो। इसका मतलब ये है कि हम सपोज करो एक एक्सटर्नल फील्ड लगाया मैंने, देखो यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो ये पूरा जो है पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और ये नेगेटिवली चार्ज, ये एक्सटर्नल फील्ड है जिसको हम EXT से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके अंदर हमने एक कंडक्टर को रखा है, तो देखो यार ये कंडक्टर है, ठीक है। और इस कंडक्टर को रखने के बाद क्या हुआ, इस कंडक्टर को रखने के बाद ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कंडक्टर के अंदर वो इससे अपोजिट साइड में अट्रैक्ट होने लगे। सिंस अब एक कंडक्टर है, सेम बात है, उसके अंदर एटम्स होंगे, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो पॉजिटिव साइड के तरफ अट्रैक्ट हो गए, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो राइट साइड पे उसका रेजिड्यू बच गया। तुम इसको दो तरीके से देख सकते हो। एक तो ये है कि इलेक्ट्रॉन्स जब राइट साइड से लेफ्ट साइड जाएंगे तो यहाँ पे ये डिवॉइड हो जाएगा, राइट साइड विल बी डिवॉइड ऑफ द नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे ऑलरेडी तो यहाँ डिवॉइड हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस चार्ज एक्सेस में हो जाएगा। या फिर तुम इसको ये भी कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट साइड में चले गए और जो पॉजिटिव चार्ज है या प्रोटॉन्स हैं वो राइट साइड में चले गए। तो ये जो है चार्ज, ये जो हम कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस होगा, उसको हम ई इंड्यूस से लिख रहे हैं, जैसे मैंने इसमें भी दिखाया कि ई इंड्यूस जो होगा, अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो अंदर जनरेट हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है, उसकी डायरेक्शन भी पॉजिटिव से नेगेटिव ही होगी। तो इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी, और जो एक्सटर्नल फील्ड लगाया था उसकी लेफ्ट से राइट थी। तो ये कुछ डायरेक्शन की बात हो गई। अब ये जो चार्ज है कब तक लेफ्ट से राइट, अब ये कब तक इलेक्ट्रॉन जो है राइट से लेफ्ट, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है लेफ्ट से राइट में आता जाएगा, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो ऐसे पता चलेगा कि जब तक हमारा जो अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड है, जो ई इंड्यूस्ड है, जब तक वो बराबर नहीं हो जाता ई एक्सटर्नल के, जो हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दी है इसको, जब तक अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बराबर नहीं हो जाता, ठीक है, तो तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा इंड्यूस्ड चार्जेस का। और जब ये इक्वल और अपोजिट हो जाएंगे, जब ये इक्वल और अपोजिट इन मैग्नीट्यूड हो जाएंगे, अपोजिट तो है ही है, देखो यार इसकी डायरेक्शन अपोजिट तो है ही है, मैंने बताया, और इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो जाएंगे, तब ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। और उस टाइम पे ई नेट जो होगा, मतलब जो मैंने ई लिखा है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, हमारा क्या था, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस्ड जीरो के बराबर हो जाएगा, ठीक है ये बात। तो ये थी पहली प्रॉपर्टी। तो यार नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, जस्ट आउटसाइड द सर्फेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर। ये कंडक्टर है, तो जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस। यार गाइज, मैं ये जो प्रॉपर्टी है वो पहले भी तुमसे डिस्कस कर चुकी हूँ, तो मैं इस बार इसको इतनी डिटेल में नहीं बोलूंगी। तो जिसको भी अगर कोई डाउट है तो वो पीछे जो वीडियो है उसको देख सकता है, जो कि प्रॉपर्टीज ही थी इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड। तो इसमें यही है कि एक कंडक्टर अगर हमारे पास है तो उसके बिल्कुल आउटसाइड, ये तुम्हें नेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्लियर होगा कि आउटसाइड, जस्ट आउटसाइड की बात क्यों हो रही है, क्योंकि जो कंडक्टर है कि उसका जो चार्ज है वो उसके सरफेस पे ही रिजाइड करता है, ना कि इंटीरियर में। इंटीरियर में जो कंडक्टर होता है उसके इनसाइड चार्ज जीरो होता है। तो जस्ट आउटसाइड सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा नॉर्मल होती है। हमेशा एक भी चार्ज, किसी भी चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्मल इसलिए होती है क्योंकि अगर वो कोई भी एंगल पे हुई तो उसका एक कंपोनेंट जो होने वाला है वो टेंजेंशियल होगा टू द सरफेस। टेंजेंशियल से मेरा मतलब है उसके, इसके ये वाला जो कंपोनेंट तुम्हें जो कॉस थीटा वाला कंपोनेंट दिख रहा है वो इसके पैरेलल में होने वाला है। अब इसके पैरेलल में होगा, सिंस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरह का फोर्स ही है, तो जो कंडक्टर के ऊपर जो चार्ज लगा है वो उसको फोर्स करने वाला है उन इलेक्ट्रॉन्स को या उस चार्ज को मूव करने के लिए। अब वो फ्लो ऑफ चार्जेस अगर कॉज कर देगा तो उससे करंट प्रोड्यूस होगा, एक करंट इंड्यूस होगा
जो कि रेजिस्ट कर ही नहीं सकता, बट नो सच करंट कैन एग्जिस्ट अंडर स्टैटिक कंडीशन। हम चैप्टर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही पढ़ रहे हैं और हमारा मेन सबसे पहली कंडीशन ये है कि चार्ज हमारा स्टैटिक है, चार्ज मूव नहीं कर सकता। तो अगर चार्ज ही मूव कर गया तो करंट इंड्यूस हो गया, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए हमेशा नॉर्मल कंपोनेंट ही हम कंक्लूड करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नॉर्मल ही होगा टू द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर। तो यार नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, द नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर इज 0 एंड एनी एक्सेस चार्ज रिजाइड्स एट इट्स सरफेस। इसका मतलब क्या है? एक तो नेट चार्ज होगा इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर, ये जो कंडक्टर है, सपोज ये कंडक्टर है, इसके इंटीरियर में जो नेट चार्ज होगा वो 0 होगा, और अगर कोई एक्सेस चार्ज है तो उसके सरफेस पे रिजाइड करेगा। तो हम सपोज कर लेते हैं कि मेरे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, और इसके ऊपर एक्सेसिव चार्ज क्यू है, ये क्यू चार्ज है जो मैंने इसके सरफेस पे है, मतलब सरफेस पे ही है। अभी हम ये कंक्लूड भी करेंगे सरफेस पे कैसे है। तो अगर क्यू चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया है जो कि एक्सेस में है, लेकिन चार्ज तो है पर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, क्योंकि हमें इससे लास्ट प्रॉपर्टी में देखा कि करंट फ्लो नहीं कर सकता है किसी भी केस में। तो हमने क्या किया कि हमने इनसाइड द कंडक्टर, ठीक है ना, अंदर एक कंडक्टर के गॉसियन सरफेस, तुम देख रहे हो यार, एक गॉसियन सरफेस मैंने एज्यूम किया है, तो ये इनसाइड द कंडक्टर है। अब हमें पता है, हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो कि हमने कैसे प्रूव किया था कि एक्सटर्नल फील्ड लगाया था बाहर, और फिर क्या प्रूव किया था, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज ऑलवेज 0। तो अभी हमें ये पता है कि फील्ड जो है अंदर 0 है, और हमने इसके अराउंड एक गॉसियन सरफेस मान लिया है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें गॉस लॉ लगाना है। बाय गॉस लॉ हम बेसिकली पता है प्रूव क्या कर रहे हैं, हम ये प्रूव कर रहे हैं कि जो नेट चार्ज है वो 0 है, नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज 0। हमें ये तो पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जो होता है वो अंदर 0 है, पर चार्ज कैसे 0 है वो अभी हम देखने जा रहे हैं। तो चार्ज ऐसे 0 है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E डॉट ds। अब ये सरफेस, ये गॉसियन सरफेस है, और E, मैं इस E की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो E डॉट ds जो होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। तो हमें पता है यार E जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट कर रहा है यहाँ पे, जो कि 0 है। तो फ्लक्स जो है, फ्लक्स 0 हो गया, सिंस ये क्वांटिटी 0 है तो फ्लक्स 0 हो गया। अब वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के भी इक्वल है। तो Q क्या होता था, उस गॉसियन सरफेस के अंदर एनक्लोज किया हुआ टोटल चार्ज होता था। इसका मतलब Q की वैल्यू भी 0 हो गई, मतलब इनसाइड द कंडक्टर कोई भी नेट चार्ज नहीं है, ठीक है। तो इससे हम प्रूव कर सकते हैं कि इनसाइड द कंडक्टर तो कोई चार्ज रिजाइड नहीं करेगा। हाँ, अगर कोई चार्ज होगा भी, इसका मतलब ये नहीं कि कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं हो सकता, कंडक्टर के सरफेस के ऊपर, इसकी बजाय सरफेस के ऊपर रिजाइड करेगा चार्ज, ना कि इंटीरियर में कोई चार्ज नहीं होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी अंदर 0 होगा। तो देखो यार, एक लास्ट प्रॉपर्टी है कि पोटेंशियल जो होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन एंड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो मेरे पास ये कंडक्टर है, इस प्रॉपर्टी का सीधा सा मतलब ये है कि पोटेंशियल जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, वो उसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है विद इन द सेंस अंदर जो है, इनसाइड द कंडक्टर एंड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर एज वेल। तो इससे हम प्रूव कैसे करेंगे, तो हमने एक रिजल्ट पढ़ा था कि E और V में, मतलब पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन होता है, वो होता है E इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, मतलब माइनस dV बाई dr के इक्वल होता है पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये रिलेशन होता था। आई होप ये सबको याद होगा। और गाइस, साथ साथ पढ़ने के साथ साथ तुम अपना रिवाइज भी करते चलो, बिकॉज अगर तुम पढ़ के छोड़ दोगे तो तुम्हें कुछ याद नहीं रहने वाला है। तो तुम्हें एटलीस्ट एक बार करने के बाद उसको थोड़े टाइम बाद रिवाइज कर लेना चाहिए, क्योंकि आगे सिलेबस बढ़ता जाएगा, फिर रिवीजन का टाइम भी बहुत कम मिलता है। तो माइनस dV बाई dr के इक्वल होता है, ठीक है। तो अब हमें अभी हम पढ़ के आए कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर जो होता है वो 0 होता है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 0 है तो इट मीन्स dV बाई dr की क्वांटिटी भी 0 है। अगर किसी का डिफरेंशिएशन 0 हो गया विद रिस्पेक्ट टू समथिंग, तो वो क्वांटिटी जो है कांस्टेंट हो जाती है। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल। इस केस में बात करें तो पोटेंशियल कैसे चेंज हो रहा है, डी का मतलब है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू आर, डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल कैसे चेंज हो रहा है।
अगर वो जीरो है इट मीन्स अगर चेंज जो पोटेंशियल में है वो जीरो है, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जो V है वो कांस्टेंट है। अगर चेंज हो ही नहीं रहा है तो इसका मतलब तो यही हुआ कि V कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनसाइड द कंडक्टर और सरफेस पे भी बात करें तो V जो होता है वो कांस्टेंट होता है अगर कंडक्टर चार्ज ना हो तो। अभी हमने लास्ट केस में पढ़ा था कि मैंने Q चार्ज स्पेशली सामने से डिस्ट्रीब्यूट किया है, मैंने वो चार्ज किया है, तब हमने देखा कि वो सरफेस पे चार्ज रिजाइड करता है। अदरवाइज एक अनचार्ज कंडक्टर पे सरफेस हो या फिर इनसाइड द कंडक्टर की बात करें तो जो V होता है मतलब कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो कांस्टेंट होता है थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। और इसी से एक वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि वो जो सरफेस है कंडक्टर का सरफेस बिहेव्स एज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। आई होप ये सबको याद होगा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि जहां पे एक ऐसा सरफेस जहां पे हर जगह पे पोटेंशियल सेम है हर एक पॉइंट पे उस सरफेस के। तो ऐसे हम सरफेस को इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते थे। और कंडक्टर के लिए ऑलवेज ट्रू कंडीशन जो है, ऑलवेज ट्रू रिजल्ट जो है वो यही है कि वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह काम करता है। और वो क्यों करता है? क्योंकि पोटेंशियल सेम होता है। पोटेंशियल सेम क्यों होता है? क्योंकि E इनसाइड जीरो होता है। ठीक है, और मान भी लेते हैं इफ अ कंडक्टर इज चार्ज, ठीक है, हम कंडक्टर को चार्ज कर भी देते हैं तो देयर एग्जिस्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू इट्स सरफेस, जो कि हम पहले भी पढ़ के आए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा नॉर्मल ही होगा, टेंजेंशियल होगा तो चार्जेस मूव करने लगेंगे और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लगेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस तो होगा लेकिन वो नॉर्मल होगा। ठीक है, और जो पोटेंशियल होगा सरफेस पे डिफरेंट होगा, सिंस अब सरफेस पे चार्ज आ जाने वाला है। चार्ज आ जाएगा तो पोटेंशियल की वैल्यू डिफर करेगी। अब V का फॉर्मूला क्या होता था? KQ/R, यही होता था ना किसी भी एक चार्ज के लिए। Q चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो KQ/R होता था पोटेंशियल का फॉर्मूला। उसके लिए जो पोटेंशियल है वो वैरी करेगा सरफेस पे, लेकिन इनसाइड जो है, इनसाइड तो चार्ज जीरो ही रहने वाला है क्योंकि अंदर तो चार्ज हो नहीं सकता, इसलिए V अंदर तो कांस्टेंट रहेगा लेकिन बाहर सरफेस पे उसकी वैल्यू डिफरेंट होगी विद रिस्पेक्ट टू इनसाइड कोई भी पॉइंट। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी रिलेटेड टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स, जैसे कैसे बिहेवियर होगा कंडक्टर का इनसाइड एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा फॉर श्योर कैपेसिटेंस होगा, पर उससे पहले मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो कि करने चाहिए। तो तुम लोग क्या कहते हो, तुम्हारा क्या सजेशन है, उसी हिसाब से हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं। तो या तो तुम कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो या फिर पर्सनली भी मैसेज करके बता सकते हो कि तुम न्यूमेरिकल्स कवर करना चाहते हो या फिर नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।